हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो चलिए 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ चुके हैं। मैं बता दूं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री में ही हम 4 चैप्टर लेकर आए हैं। पहले 3rd चैप्टर नहीं कर रहे हम, उसको बाद में करेंगे। उससे पहले हम 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाली है। 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज स्टार्ट करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जॉन डाल्टन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में, यदि मैं बात करूं, एक महर्षि कणाद होते थे। कौन होते थे? महर्षि कणाद। उन्होंने बोला था कि जब आप किसी मैटर को, पदार्थ को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो तोड़ते 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 वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा जिस स्टेज के बाद उस पदार्थ को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा या वो टूटेगा नहीं वो पदार्थ वहां से। उस स्टेज को महर्षि कणाद ने बोला था कि वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास परमाणु हो जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? परमाणु। लेकिन इसी बात को जॉन डाल्टन ने 1808 में इंग्लिश में बोल दिया। किस में बोल दिया इसी बात को? इंग्लिश में। कौन था? जॉन डाल्टन। कब बोला गया? 1808 में। तो जॉन डाल्टन ने बोला, when we break any matter, a stage is reached after which this matter becomes unbreakable. That stage of matter is known as atom. क्या बोला उसने? उसको एटम बोला, कि सबसे छोटा पार्टिकल जिसको ब्रेक नहीं कर सकते उसको बोला गया एटम। लेकिन बाद में ये देखा गया कि एटम के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है मींस जब इनकी डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि जो एटम है दैट इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। एटम की स्ट्रक्चर मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एटम के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी और कब की, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये जानेंगे कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हैं। मतलब एटम की जैसी स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये जानेंगे। किसने डिस्कवरी करी, ये जानेंगे। और भी बहुत कुछ चीजें हम जानने वाले हैं। मतलब आज हम जो एटम है बेटा, एटम, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता दूं आपको, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। किसने एक्सपेरिमेंट किया? विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उसने? एक ग्लास की ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब बेटा। कौन सी ट्यूब है ये हमारे पास? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा, एक कैथोड और एक एनोड। ये है हमारे पास कैथोड और ये है हमारे पास एनोड। समझिए कैथोड एनोड से मतलब, जो घर पे आप इन्वर्टर बैटरी देखते हो उसके ऊपर एक साइड में प्लस लिखा होता है, एक साइड में माइनस लिखा होता है। एक साइड में क्या है? प्लस और माइनस लिखा होता है। जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है बेटा उसको कैथोड बोलते हैं। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाता है एनोड। तो विलियम क्रुक ने क्या किया? एक ट्यूब ली, ट्यूब उसके अंदर एक गैस फिल कर दी। क्या फिल कर दी? गैस लो प्रेशर पे। मतलब उस गैस का प्रेशर उस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही कम था
और वो गैस इसके अंदर क्या कर दी, उसने फिल कर दी। और उस चैम्बर को, उस ट्यूब को 2 इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिया, एक कैथोड और एक एनोड के साथ जोड़ दिया उसने। और यहां पर कैथोड एनोड के बीच में जो बैटरी लगी हुई थी यहां पर, उसका जो वोल्टेज थी वो थी 10,000 वोल्ट। कितनी वोल्ट थी? 10,000 वोल्ट का उसने करंट सप्लाई किया। तो विलियम क्रुक्स ने बेटा क्या देखा यहां पर, जैसे ही उसने हाई वोल्टेज सप्लाई करी, बहुत ज्यादा करंट सप्लाई किया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या हुआ वहां पर, तो उसने देखा कि कैथोड में से रेडिएशंस निकल रही थी। क्या निकल रही थी? इन कैथोड में से रेडिएशंस, किरणें निकल रही थी, और वो एनोड की तरफ आ रही थी। किसकी तरफ आ रही थी? एनोड की तरफ। तो खुद से सोचिए बेटा, कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो रेडिएशंस निकल रही थी वो किसकी तरफ आ रही थी? एनोड की तरफ। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो बताइए बेटा आप, कोई चीज नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस या प्लस? बताओ। मेरे पे माइनस चार्ज है तो प्लस की तरफ जाऊंगा ना मैं, और मेरे पे प्लस चार्ज है तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? माइनस की तरफ। तो इसका मतलब कैथोड रेज वर एमिटेड, कैथोड रेज वर एमिटेड, वहां से क्या एमिट हुई थी? कैथोड रेज निकली थी। आगे वो लिखते हैं कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव में से निकल रही है ना, देखो माइनस यहां से निकल रही हैं, तो इन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। दूसरा, ये प्लस की तरफ जा रही है, देखो प्लस तो इधर है ना, प्लस की तरफ आ रही है, तो मेरे पे माइनस है तभी तो प्लस की तरफ जाऊंगा मैं। तो कैथोड रेज पे क्या, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इन कैथोड रेज का जो चार्ज है वो भी पता कर लिया गया बाद में, और इन पे कितना मास है कैथोड रेज पे वो भी पता कर लिया। तो कैथोड रेज का जो चार्ज है बेटा, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कंपटीशन के पेपर में पूछी जा सकती है। तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सी का मतलब है यहां पर कूलम, और जो कूलम है वो चार्ज की यूनिट होती है। ठीक, ये माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव में आएगा ये चार्ज, ठीक है, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना? तो इनका मास की बात करें बेटा, तो इनका जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इतना इनका मास होता है, इतना इन पे चार्ज होता है। तो ये वैल्यू याद कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जो इनके जो मास की वैल्यू थी और ये जो वैल्यू थी, ये खोज करी थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने खोज करी थी, ठीक है, जे थॉमसन ने। तो इसका मतलब ये है, सुनिए, हाल फिलहाल कैथोड रेज को ही बाद में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ लीजिए बात ध्यान से, एटम के अंदर हमने एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कर ली है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। कितना माइनस होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने करी थी। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया? विलियम क्रुक्स ने। क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली और बहुत हाई वोल्टेज उसने सप्लाई कर दी। जो इनके ऊपर चार्ज है बेटा, ये निकाला था R.A. मिलिकन ने। किसने पता किया था इनके ऊपर चार्ज का? R.A. मिलिकन ने। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो बताओ, एटम को जो हम ये बोल रहे थे कि तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं ना? एटम में से हमने किसको निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन को। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन। तो चलिए बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। ई गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। उसने भी क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस फिल कर दी और वही नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। नेगेटिव वाले टर्मिनल को क्या बोलेंगे हम? कैथोड। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को क्या बोलेंगे? एनोड। तो अब की बार उसने भी देखा कि कैथोड, अब की बार उल्टा हो रहा था, एनोड की तरफ से भी रेडिएशन आ रही थी, और ये रेडिएशन किसकी तरफ जा रही थी? देखो माइनस की तरफ। प्लस है ना, प्लस में से निकल रही थी, और किसकी तरफ जा रही है? माइनस की तरफ। तो इनको नाम बोला गया एनोड रेज। एनोड रेज। तो बताइए
ये प्लस में से निकल रही हैं, माइनस की तरफ जा रही है, तो इन पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड रेज को कैनल रेज भी बोलते हैं, कैनल रेज भी बोलते हैं। बाद में इनको नाम दिया गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन पे। तो पता कर लेते हैं इन पे चार्ज कितना होता है। आसान है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था वही होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव नहीं आएगा, इसके सामने क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो मास की बात करें हम, मास, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोले इसकी पावर में कितना आएगा? 24, -24 ग्राम। वहां कितना था? माइनस के 28 ग्राम था। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन कहां से निकलता है? एनोड रेज में से। एनोड रेज को ही प्रोटॉन बोला जाएगा, और कैनल रेज भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, जैसे कैनल चलता रजवाहे के अंदर पानी निकल जाता है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो कौन सी रेज बोलेंगे? इनको भी कैनल रेज बोलेंगे। तो अब दो चीजों की डिस्कवरी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में करी थी। 1932 में की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। एज द नेम सजेस्ट, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, ना उस पे पॉजिटिव चार्ज होता, ना उस पे नेगेटिव चार्ज, उस पे जीरो चार्ज होता है। तो इस तरह से 3 डिस्कवरी हो चुकी हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया करेंगे E माइनस से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन को लिखा जाएगा P से, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को लिखा जाएगा N से। तो बताइए अब, जो हमारे पास जॉन डाल्टन बोल रहा था 1808 में कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, बोलिए वो झूठ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था? बोल रहा था ना, क्योंकि एटम को ब्रेक करके हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया और न्यूट्रॉन निकाल लिया। 3 चीजें निकाल ली हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस पे कितना चार्ज होता है वो हम पता कर चुके हैं, मास कितना होता है वो पता कर चुके हैं। बस ये और बता दूं, जो न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन का मास उतना ही न्यूट्रॉन का मास होगा। तो चलिए बेटा, अब तक हम ये पता कर चुके हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम पता करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हैं, अब हमें ये पता करना है ये कहां प्रेजेंट है एटम के अंदर, ये रहते कहां पर हैं, एटम कैसा है देखने में। जैसे किसी घर के अंदर 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो 10 बंदे घर के अंदर कहां बैठे हुए हैं ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Where these electrons, protons and neutrons are present in atom. Let's start. तो चलिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बढ़ते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट है। अभी तक डिस्कवर कर चुके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, अब पढ़ते हैं वो कहां प्रेजेंट है। तो बताइए, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए बहुत सारे मॉडल बनाए गए। मॉडल का मतलब है बेटा नक्शा, जैसे घर का नक्शा बनाकर आपको कोई दे कि रसोई यहां पर होगी, किचन है ये वॉशरूम्स हो गए, ये बेडरूम होगा, ये ऐसे बताएगा ना, वो नक्शा बना कर देगा आपको। तो हम ये बोलते हैं ना कि वो घर का मॉडल बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम मॉडल बनाएंगे अब एटम का। तो किस किस ने कब कब एटम का मॉडल बनाया, कौन सा मॉडल बनाया था, वो अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन कहां है। तो सबसे पहला मॉडल बनाया गया 1897 में, 1897 में। मॉडल का नाम था जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो नाम था जे थॉमसन। तो चलिए जे थॉमसन से पूछ लेते हैं कि भाई बताओ आपके मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट हैं। तो बताता है जे थॉमसन, कहता कि मेरा मॉडल है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल नहीं भाई, मॉडल, वाटरमेलन मॉडल।
हम पजल हो गए कि वाटरमेलन मॉडल का मतलब क्या, तरबूज वाला मॉडल, या फिर जो केक पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं इसको, केक पुडिंग मॉडल। समझते हैं बारी बारी क्या कहता था ये। तो जे थॉमसन कहता है कि एटम देखने में तरबूज जैसा होता है, तरबूज जैसा होता है एटम देखने में, केक जैसा होता है, जैसे केक नहीं लेकर आते हम घर पे। बोले जी समझाओ तो कैसे होता, तरबूज जैसा कैसे होता है। बोला देखो, जैसे तरबूज में ऐसे बीज धंसे हुए होते हैं, बीज, सीड्स नहीं होते तरबूज में, सीड्स, ऐसे सीड्स लगे हुए होते हैं, सीड्स सीड्स सीड्स, ये है सीड्स, बीज नहीं लगे होते तरबूज में। और ये जो बाकी पार्ट बच गया, वो कौन सा पार्ट बच गया, रेड पार्ट। तो तरबूज के साथ वो कंपेयर करता है अपने मॉडल को, कहता है एटम जो होता है, एटम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए थे, देखो माइनस, माइनस का मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस 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 माइनस, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट, और ये कौन आ गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो बोला जे थॉमसन कि जिस तरह से तरबूज में बीज धंसे हुए होते हैं, उसी तरह से एटम भी गोल होता है, और एटम के अंदर कौन धंसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। और जो बचा हुआ लाल भाग होता है तरबूज का, वो क्या होता है, रेड पार्ट हुआ। इसी तरह से एटम के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा पॉजिटिव पार्ट, क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट। फिर कहता जैसे जे थॉमसन, एटम के अंदर जितना नेगेटिव पार्ट होता है उतना ही पॉजिटिव पार्ट होता है। बताओ, तो यदि इलेक्ट्रॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या होंगे उसके ऊपर, प्रोटॉन। समझो, यदि एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। ठीक है, तो बोलो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 0, क्योंकि -10 और +10 क्या हो जाएगा, 0। तो फिर कहता जे थॉमसन कि जो एटम होता है हमारे पास, एटम वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, बोलो। मान लीजिए मैं एटम हूं, मैं एटम, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, तो 10 माइनस 10 प्लस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बोलो मेरे ऊपर चार्ज कितना आया, 0, और मैं कौन हूं, एटम। कौन हूं, एटम। तो इस तरह से जे थॉमसन ने बोला कि एटम न्यूट्रल होता है, जितना उस पे माइनस होता है उतना ही उस पे प्लस होता है, माइनस प्लस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारे पास केक पुडिंग का मतलब है बेटा, जो आप घर पर केक लेकर आते हो, केक में काजू बादाम वगैरह नहीं लगे होते, किशमिश वगैरह लगी होती है, तो वो तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तरह, और उसमें जो व्हाइट पार्ट बच जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ये था मॉडल हमारे पास जे थॉमसन का। लेकिन कमियां थी जे थॉमसन के मॉडल के अंदर भी, क्योंकि आगे जाके एटम के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक, वो एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जे थॉमसन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। और इसमें हमें न्यूट्रॉन का भी पता नहीं चल रहा प्रॉपरली कि न्यूट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है। चलो ये तो मान गए कि इलेक्ट्रॉन तो धंसे हुए हैं, पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ वो क्या है, प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट मॉडल की तरफ प्रोसीड करते हैं। नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल 1911। 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का। तो आपको समझना है, उससे पहले मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, जो हीलियम होता है, हीलियम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद समझ में आएगी, तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा बने रहिए आप। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यदि वो लॉस कर देगा तो उसमें पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो हीलियम 2 पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बेटा, कि हीलियम पे जब +2 चार्ज आ जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर देगा, तो वो जो बनेगा ना हीलियम 2+, दैट इज अल्फा पार्टिकल। इसको हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ये न्यूक्लियस क्या है सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे, बस पेशेंस रखिए। तो जानते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, स्कैटरिंग का मतलब यहां पर क्या है। तो बोलिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, यहां पर इस तरह से गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल मतलब सोने की फॉइल ली। जैसे आप सिल्वर पेपर नहीं लेकर आते हो, खाना पैक करते हो, एल्यूमिनियम पेपर जो होता है, सिल्वर पेपर जो होता है, वो पतली सी फॉइल होती है। फॉइल का मतलब सीट, पतली सी सीट। तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉइल बनाई पतली सी, उसमें से ये एटम है, ये क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, एटम्स।
एटम रे एटम्स प्रेजेंट हैं, ये कुछ इस तरह से, ये है एटम्स प्रेजेंट। और यहां पर एक स्क्रीन लगा दी, यहां पर क्या लगा दी, एक स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो जिसके ऊपर यदि कोई चीज टकराती है तो वो चमकने लग जाएगा। जिंक सल्फाइड इज अ काइंड ऑफ मटेरियल, इफ एनीथिंग स्ट्राइक्स ऑन दिस इट विल बी ब्राइट इन कलर, वो चमकने लग जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा होता है कि नरवाना इतने किलोमीटर, उचाना इतने किलोमीटर, हिसार इतने किलोमीटर, वो बैनर नहीं लगे होते हैं और उनके ऊपर रात को लाइट पड़ती है तो चमकने लग जाते हैं। तो ऐसा ऐसा मटेरियल कौन होता है, जिंक सल्फाइड। यहां बैठा हुआ है रदरफोर्ड, बेचारा रदरफोर्ड, और वो रदरफोर्ड यहां से अल्फा पार्टिकल्स को भेजेगा, अल्फा पार्टिकल्स को भेजेगा कि बोलो जाओ गोल्ड फॉइल के अंदर। तो अब से ध्यान से समझने लग जाना, अब मुद्दे की बात आ रही है, काम की बात अब आ रही है। तो रदरफोर्ड वहां बैठा बैठा अल्फा पार्टिकल्स छोड़ रहा है, जा मेरे सिपाही जा, गोल्ड फॉइल से टकरा। बेचारा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, सीधा निकल गया अल्फा पार्टिकल। कैसे पता चला उसको सीधा निकल गया, क्योंकि जिंक सल्फाइड की प्लेट जो थी ये कोटिंग, वो चमकने लग गई जब अल्फा पार्टिकल वहां टकराया। फिर बोला दूसरे सिपाही को, जा मेरे सिपाही तू भी, वो भी सीधा निकल गया। हजारों सिपाही इसके सीधे निकल गए, मतलब गोल्ड फॉइल में इनको किसी ने भी नहीं टोका, हजारों लाखों सिपाही इसके सीधे निकल गए। बेचारे अल्फा पार्टिकल गए, गोल्ड फॉइल में से पास हुए, आगे निकल गए। रदरफोर्ड को होने लगी चिंता कि अरे मेरे अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, चिंता हो गई है रदरफोर्ड को। फिर और भी अल्फा पार्टिकल भेजा उसने, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए लेकिन अपने रास्ते से भटक गए। देखो गए तो वो सीधे थे, लेकिन बीच में जाकर वो अपना रास्ता पलट लिया, उन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया। कुछ एक अल्फा पार्टिकल और गए, सीधे निकल गए। कुछ थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने रास्ते से भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए, मतलब वो सीधे नहीं गए, टेढ़े मेढ़े जाने लग गए। तो अल्फा पार्टिकल, इसके रदरफोर्ड के दिमाग में क्वेश्चन उठा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स को क्या गड़बड़ हो रही है कि वो अपने रास्ते से मुड़ रहे हैं, इधर उधर मुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं बेटा कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स के बाद एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अल्फा पार्टिकल सीधा गया, बिल्कुल सीधा गया, सीधा, और उल्टा, मतलब वापिस आया रदरफोर्ड के पास रोता हुआ। सीधा गया, पता नहीं किससे टकराया वो अल्फा पार्टिकल, और रोता हुआ वापिस आया रदरफोर्ड के पास कि रदरफोर्ड मेरे को मारा, किसी ने मेरे को मारा। रदरफोर्ड को बहुत ज्यादा चिंता हो गई कि इस एक अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये रोता हुआ मेरे पास आया है। तो अब ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करेगा, ये बताएगा रदरफोर्ड को अपनी आप बीती कि गोल्ड फॉइल के अंदर क्या हो रहा है। ये अल्फा पार्टिकल सारी इंफॉर्मेशन देगा, अब रदरफोर्ड को सभी क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर समझते हैं। पहला आंसर समझते रहिए आप। उसने बताया अल्फा पार्टिकल ने कि जो गोल्ड फॉइल के ये जो एटम है, ये क्या है बेटा, एटम, इनके अंदर बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है, इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इट मींस एटम के अंदर बहुत वैकेंट स्पेस होता है, बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस होता है, एटम के अंदर बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, हजारों अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। बेटा कहां निकल गए, सीधे। फिर वो बोला अब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से, ये बता ये मुड़े क्यों थे इधर उधर, और तू वापिस कैसे आ गया, तू वापिस कैसे आ गया। सुन लो बात ध्यान से बेटा, बहुत पते की बात हो रही है अभी यहां पर। वो बोला, समझा रहा है वो रदरफोर्ड को, देखो रदरफोर्ड मेरे पे कौन सा चार्ज है, बोला पॉजिटिव चार्ज है बेटा तेरे पे, तो +2 चार्ज है ना,
अभी पढ़ के आए थे ना, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल में प्लस चार्ज होता है। तो वो बोला अब ये बताओ, रदरफोर्ड को समझा रहा वो, बोला देखो मेरे पे प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, मैं गया, यदि इसके सेंटर में, ये जो सेंटर है, यदि उस पे माइनस चार्ज होता तो बोलो माइनस प्लस को पकड़ लेता, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोला मेरे को पकड़ लेता, रदरफोर्ड बोला हाँ भाई पकड़ लेता। बोला उसने मेरे को धक्का मार दिया, बोला भाग, तो बोलो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज धक्का मारेगा या नेगेटिव चार्ज धक्का मारेगा? बताइए भाई, ये पॉइंट बता दीजिए बेटा आप बताओ। प्लस को कौन धक्का मारेगा? प्लस। तो यहां से पता चला कि जो एटम है, एटम उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बैठा है। कौन बैठा है? पॉजिटिव बैठा है। बताओ बेटा, अब आप लोग बताइए पॉजिटिव चार्ज किस पे था? किस पे था पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन पे ना। तो इसका मतलब एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। ये तो हम समझ गए कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है। पते की बात सीख रहे हैं अब हम, ठीक। तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा, तीसरे नंबर पे फिर अल्फा पार्टिकल बोला देखो मेरा वजन बहुत ज्यादा होता है, हीलियम 2+ बोल रहा है अल्फा पार्टिकल कि मेरा वजन बहुत ज्यादा होता है, अकेला प्रोटॉन मेरे को धक्का नहीं मार सकता, प्रोटॉन के साथ कोई और भी बैठा हुआ है, वहां पे कोई और भी बैठा हुआ है। तो बोला इलेक्ट्रॉन तो नहीं बैठा। बोले इलेक्ट्रॉन कैसे बैठ सकता है? इलेक्ट्रॉन तो उसको न्यूट्रल कर देता। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस, यदि अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो वो तो उसको न्यूट्रल करके बैठ जाता ना, कर देता नहीं कर देता? न्यूट्रल कर देता। बोला फिर मेरे को धक्का मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोला कोई और बैठा हुआ है। तो बोलो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा होगा? भाई कमेंट में आंसर दे, भाई पॉसिबल है तो भाई कमेंट में आंसर दें आप लोग, ठीक, कमेंट में आंसर देना। तो वहां से पता चला कि प्रोटॉन के साथ वहां पर कोई और भी बैठा हुआ है। आप कमेंट में आंसर करेंगे, जिसके कारण वो जो सेंटर है ना, एटम का जो सेंटर है वो बहुत भारी हो गया, हैवी। एटम का सेंटर बहुत हैवी होता है, तो उस एटम के सेंटर को बेटा नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया बाद में? न्यूक्लियस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। तो बोले फिर ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अल्फा पार्टिकल से पूछा गया। तो अल्फा पार्टिकल बोला कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर प्रेजेंट है। देखो ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं। बोला वो जैसे सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ धरती, ये जो प्लेनेट है ये रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से एटम के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो यहां से ये सब पता चला। अब इसके मॉडल का जो नाम है उसे समझ लेते हैं। तो बताइए बेटा स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? हमने टिंडल इफेक्ट में पढ़ा था। स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी पार्टिकल के साथ टकराकर इधर उधर फैल जाना, भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, स्कैटरिंग कहलाता है। तो बोलो अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक रहे थे, नहीं भटक रहे थे, तो स्कैटरिंग है। अल्फा पार्टिकल कौन होता है? हीलियम 2+ या हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। किस किस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड के बाद, मॉडल के बाद? कि एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और प्लस में कोई और बंदा रहता है, उसका आपको कमेंट में आंसर देना है, जिसके कारण न्यूक्लियस बहुत भारी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? बाहर। कहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन? बाहर, चारों तरफ। तो रदरफोर्ड के बाद जो एटम की स्ट्रक्चर निकल कर आई कि एटम देखने में ऐसा ऐसा होगा, वो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा एटम होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो रदरफोर्ड के बाद ये पता चला गया अंदर न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इसको सेंटर को क्या नाम दिया जाएगा? अब न्यूक्लियस। क्या नाम दिया जाएगा? न्यूक्लियस। कौन कौन है अंदर? प्रोटॉन है, प्लस में, चलिए मैं आंसर दे ही देता हूं बेटा, प्लस में कौन होगा यहां पर? न्यूट्रॉन। क्या होगा? प्लस में न्यूट्रॉन। तो अब यहां से हम ये सीख चुके हैं एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब बताओ न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे अब प्लस लिखा करेंगे हम आगे से। क्या लिखा करेंगे? प्लस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो यहां तक सीख चुके। देखो ऐसे ऐसे आइटम पे लेके आऊंगा मैं, ये स्टार्टिंग से बनी हुई है स्ट्रक्चर, देखो वहीं पर लेकर आ रहा हूं मैं आपको। फिर इसमें ये कमी आई इस मॉडल के अंदर कि यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में घूम रहा है, मैं आपको दौड़ाता रहूं, गोल 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 घुमाता रहूं, तो बोलो एक दिन ऐसा आएगा आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी दौड़ते दौड़ते, अरे एनर्जी खत्म हो गई है अब तो,
और आप एनर्जी को छोड़कर कहां आ जाएंगे, लॉस करेंगे तो एनर्जी इसके सेंटर में आ जाओगे। देखो घूम रहे हो, घूमते 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 इसके सेंटर में आकर पड़ोगे। क्या इलेक्ट्रॉन कभी सेंटर में आकर पड़ता है न्यूक्लियस में? कभी नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया। ठीक है, मतलब जब गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो एनर्जी क्यों लॉस नहीं करता, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया। तो इसके मॉडल को छोड़कर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पहला मॉडल था किसका? मॉडल था जे थॉमसन का, फिर आया रदरफोर्ड, अब आ गया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पॉइंट वाइज सीखेंगे बेटा। पहला पॉइंट, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। सेकंड पॉइंट, एटम के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट, देखो ये रहे सर्कुलर ऑर्बिटर, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। इनमें कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड बस रुकिए थोड़ा सा, आगे बढ़े। तो भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिटल के अंदर। तीसरा, इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं KLMN, KLMN इस तरह से। मतलब पहले वाला सर्कुलर ऑर्बिटल है वो क्या है? K, आगे वाला L, आगे वाला क्या हो जाएगा बेटा? M, आगे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? N। क्या नाम देंगे इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स को? KLMN। तो बोलिए सबसे पहला ऑर्बिट कौन आया? K। तो N इज इक्वल टू, N का मतलब नंबर है ये। तो K आया पहले नंबर पे, L आया दूसरे नंबर पे, M आया तीसरे नंबर पे और N आएगा चौथे नंबर पे। इस तरह से चलता रहेगा ये। कहने का मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इनको सेल्स भी बोला गया बेटा, सेल्स। किन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या क्या पोस्टुलेट दिया रदरफोर्ड उसने, बोहर ने? पहला, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं चारों तरफ जिनको सेल्स बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन। कौन सी सेल होती है? KLMN सेल। के लिए N की वैल्यू 1 होती है, मतलब पहली सेल K है, दूसरी सेल है L, तीसरी सेल M, चौथी सेल है N हमारे पास। अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, कि सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n की शक्ति 2, 2n की शक्ति 2, मतलब 2n की पावर 2। जैसे 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 मैं कहूं बेटा आपको K के अंदर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? K बोलो, K पहली सेल है ना, पहली, 1, तो n की जगह 1 पुट करो। तो करना पुट, 2 इंटू 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1, तो इलेक्ट्रॉन आए 2। तो K के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलिए L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? L के अंदर बताना आप लोग भाई सभी। L के अंदर तो L की N की वैल्यू कितनी? N की वैल्यू 2 है ना, 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो L के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। बताइए M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 तिया 9 दूनी 18। तो M के अंदर आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो उसने बताया कि KLM जो सेल्स हैं उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए 5वें पॉइंट पे चलते हैं। जो एनर्जी होती है, एनर्जी इन सेल की वो फिक्स होती है। एक पार्टिकुलर एनर्जी, सेल की एनर्जी फिक्स होती है। और जो एनर्जी का ऑर्डर है वो होता है बेटा, K सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, L की उससे ज्यादा, M की उससे ज्यादा, N की उससे ज्यादा। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, दूर, तो जो सेल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी।
तो क्या करती जाएगी बेटा, एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप K से L पे जाओगे, L से M पे जाओगे, M से आप कहां जाओगे, N पे, एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। चलिए 6th पॉइंट पे चलते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन अपनी सेल चेंज कर सकता है? तो सुनिए, अब बोलिए, यदि इलेक्ट्रॉन को K सेल से L पे जाना है, सोचो K से L पे जाना है, मतलब अंदर वाली सेल से बाहर वाली सेल पे जाना है। बाहर वाली सेल की एनर्जी तो ज्यादा है, अंदर वाली सेल की एनर्जी क्या है, कम, तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो यदि उसको आउटर सेल में जाना है, आउटर सेल में जाना है, तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में है, बाहर वाली सेल में, और अंदर आना चाहता है अंदर वाली सेल में, तो बाहर वाली सेल की एनर्जी ज्यादा है, अंदर वाली सेल की एनर्जी कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो यदि वो इनर सेल में आना चाहता है, इनर सेल में, तो उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन किस तरह से हो सकती है, तो वो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी से पॉसिबल है। तो ये था बेटा हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। किसका मॉडल है, बोहर का। तो क्या क्या मेन मेन पोस्टुलेट है वो आप समझ गए। पहली सेल में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, 8 आएंगे, 18 आएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कर देंगे। एनर्जी फिक्स होती है, जैसे जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आउटर सेल से में यदि इलेक्ट्रॉन को जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, इनर सेल में यदि इलेक्ट्रॉन को आना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए फॉर्मूला बता दिया गया है, और सर्कुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बोहर का मॉडल था। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं एटम के बारे में। तो चलिए बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप एटम के बारे में अब क्या जानने लग गए हो, तो चलिए पता करें। हम जानने लगे हैं कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होते हैं जीरो चार्ज के साथ। उसके पास सेल्स होती हैं, सेल्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अब आपको बता दें कुछ एटम की स्ट्रक्चर बनाकर दे दो। मैं जैसे सोडियम का बताओ भाई उसका, तो मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल आपको दे रखी होगी बेटा, क्या दे रखी है आपको, पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल हाल फिलहाल, पता नहीं भाई मेरे पास पीरियोडिक टेबल है भी या नहीं है, मैं आपको दिखा दूं छोटी सी पीरियोडिक टेबल यदि मिली तो। चलिए भाई मिल गई है मेरे को पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये कुछ पीरियोडिक टेबल है, ये आई होप कि आपको विजिबल है। ये पीरियोडिक टेबल कहाँ से विजिबल हो जाएगी, देखिए बेटा देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, ध्यान से देखिए। इसमें 118 एटम है, एलिमेंट 118 एलिमेंट है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने बना दी है कि पीरियोडिक टेबल को आप कैसे याद कर सकते हो, एलिमेंट के उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद कर सकते हो। जैसे यहां पर हाइड्रोजन दे रखी पहले नंबर पे, किस पे दे रखी है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो होता है 1, 1। तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता, मैं आपको ये बता देता हूं। किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उस एटम के पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर, उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब जे थॉमसन ने हमें बताया था कि किसी के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए सोडियम बेटा 11वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे, तो उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन बोले कितने होंगे, 11। मतलब उस पे 11 तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और उस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा हमारे पास, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। क्या होता है, माइनस। समझ गए। ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, देखो +11 -11 कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो समझ गए, किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में दे रखा है, आपको पता लग जाएगा, उसके पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हीलियम न्यूक्लियस की बात नहीं करी थी मैंने, हीलियम 2+, ठीक है, उसे पहले बाद में थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, इसको थोड़ा सा और सीख लेते हैं।
तो चलिए भाई सोडियम की ही बात करेंगे। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो इसके न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव होगा? 11। यस और नो? क्योंकि प्रोटॉन पे जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके? बोलो पहली सेल में कितने आएंगे? 2, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है ना, के एल एम, इनमें बांटेंगे इनको हम इलेक्ट्रॉन। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो 1 2। सीखते रहिए, बनाना आना चाहिए आपको। अगली सेल में कितने आएंगे? 11 है तो अगली सेल में आएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सीख गए? 8। अगली सेल में कितने आएंगे बेटा? 1 आ गया। तो ये सोडियम का एटम है। किसका एटम है ये? सोडियम का। तो चलिए ऑक्सीजन का एटम बताइए कैसे बनेगा। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन आती है बेटा 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आती है, 8वें पे। तो बताओ कैसे बनेगा एटम? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 8वें नंबर पे आती है तो उसके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर न्यूट्रॉन कितने? वो अभी थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा। तो बोलो ये उसका न्यूक्लियस पे 8 पॉजिटिव चार्ज, अब 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो पहली सेल में कितने आएंगे? 2। अगली सेल में कितने आएंगे? 6। तो पहली सेल में आ गए 2, अगली सेल में आ जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये किसका एटम हो गया? ऑक्सीजन का। किसका एटम हो गया है? ऑक्सीजन का। तो बात करिए बेटा हीलियम का। बनाए हीलियम आता बेटा दूसरे नंबर पे। तो इस पे 2 तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और 2 क्या उस पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे अब हम -1 मान के चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पे +1। जो वो हमने वैल्यू निकाली थी 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, वो एटॉमिक मास यूनिट या एब्सोल्यूट वैल्यू थी उसके ऊपर चार्ज की। जनरली हम -1 मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, -1, प्रोटॉन के लिए मानकर चलते हैं +1। तो बोलिए बेटा हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अंदर कितने प्रोटॉन? उसके पास 2। और पहली सेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सीख रहे हो ना ये KLMN 2 इलेक्ट्रॉन? ठीक है, यहां तक अच्छी बात है, ये सब आपको क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब सुनो बात ध्यान से। मान लीजिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। सोडियम की कहानी पढ़ रहे हैं, 11वें नंबर पे आता है सोडियम, 11वें नंबर पे। उसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 + 11 - कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10, तो -10 है ना, -10। प्रोटॉन कभी लॉस नहीं करेगा कोई भी एटम। क्यों? क्योंकि जो बाहर है वही तो लॉस होगा ना। अब भाई आपने रुपया बिल्कुल अंदर वाली जेब में डाल रखे हैं, जो बाहर वाली जेब में होंगे वही चोरी होंगे ना रुपए। तो देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। तो इलेक्ट्रॉन रह गए -10, प्रोटॉन रह गए 11। तो बताओ अब इनको प्लस करके देखो तो कितना है इस पे? +1 आया नहीं आया? आया +1। तो यहां से क्या सिखाना चाहता हूं मैं बेटा आपको कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अरे अपना दिमाग लगाओ ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, वो लॉस कर दिया, माइनस चला गया तो प्लस बच गया ना, तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे आता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो बताइए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पे 1 पॉजिटिव आएगा, 1 पॉजिटिव। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस पे 2 पॉजिटिव आएगा। यदि कोई 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे आएगा 3 पॉजिटिव। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाद में उस पे आ जाएगा, और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे उतना ही माइनस आ जाएगा। जैसे क्लोरीन ने यदि 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे आ जाएगा -1। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो फ्लोरीन पे आ जाएगा -1। ठीक है। ऑक्सीजन ने यदि 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा 2-। क्या आ जाएगा? 2- आ जाएगा। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही प्लस, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही क्या आ जाएगा? उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बोलो
अल्फा पार्टिकल कौन था बेटा? अल्फा पार्टिकल था हीलियम 2+। तो इसका मतलब हीलियम ने ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं? लॉस। अब आप खुद से बताना, उसके पास 2 तो प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के पास, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए लॉस, तो बोलिए उसमें -4 तो बचा ही नहीं, तो बोलिए यही बच गया। और ये कौन होता है? न्यूक्लियस। अरे जिसमें प्रोटॉन हो वही न्यूक्लियस ही तो होता है। तो इसलिए हीलियम 2+ को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं, इसलिए उसका नाम हीलियम न्यूक्लियस पड़ा था वहां पे। तो हाल फिलहाल हम सीख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उस पे उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो पता करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे चलते हैं थोड़ा सा और एटॉमिक मास की तरफ। तो जो एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कि कितने प्रोटॉन है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, उनका जो प्लस है वो होता है बेटा एटॉमिक मास के इक्वल। ये याद रख लेना, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल रहेंगे हमारे पास? एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। ठीक, तो यहां से यदि मेरे को न्यूट्रॉन निकालने हैं बेटा, क्या निकालने हैं? न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे एटॉमिक मास में से प्रोटॉन का नंबर क्या कर दोगे? माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास में से क्या माइनस करना? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करने हैं। जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। कितना है? 14। बताइए उसके पास कितने न्यूट्रॉन हैं? बताइए। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए बेटा। वो कितना दे दिया आपको? 14 माइनस प्रोटॉन पता होना चाहिए। प्रोटॉन कैसे पता चलेंगे? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आती है? 7वें नंबर पे। ये पीरियोडिक टेबल में से पता चलेगा आपको। तो 14 - 7 तो कितना आ गया? 7 न्यूट्रॉन है बेटा। क्या है? 7 न्यूट्रॉन। समझ गए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पूछूं और? हाइड्रोजन, अच्छा थोड़ा सा और मजे की बात थोड़ा सा और मैं समझा दूं। जैसे नाइट्रोजन को N लिखा जाएगा, N हमेशा जो एटॉमिक मास है बेटा वो ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो लिखा जाएगा नीचे। एटॉमिक नंबर कहां लिखा जाएगा? नीचे। जैसे एग्जांपल, ये नाइट्रोजन, ये 14, ये 7, ये लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो कितना है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इस 14 में से ये 7 को क्या कर दो? माइनस, तो कितना आ गया बेटा? 7। तो उसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे उसके अंदर? 7 आ जाएंगे। तो अब किसी का भी एटम का यदि सिंबल X है तो ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको बेटा? एटॉमिक मास। नीचे क्या लिखा मिलेगा बेटा? एटॉमिक नंबर लिखा मिलेगा। तो मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बताना कि न्यूट्रॉन कितने हैं। हाइड्रोजन 1 बताओ बेटा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? बताइए, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? बताओ। तो बोलिए इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। एटॉमिक मास आ गया 1, उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 1। तो इसका मतलब इसमें 0 न्यूट्रॉन है। इसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक मास, नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। तो इसमें बताइए भाई कितने न्यूट्रॉन है? 8, 18। ऑक्सीजन है ये, 8वें नंबर पे आती है, 18 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसके 18 में से 8 गया तो 10 न्यूट्रॉन। 10 ही आएगा भाई, करके देख लेना। माइनस
कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे? 10 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं है। कई बार इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, उतने ही क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। तो चलिए आप कुछ और बातें सीख लेते हैं। तो एटॉमिक मास सीख गए बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो चलिए बेटा कुछ एक डेफिनेशन और जान लेते हैं, छोटी मोटी, लेकिन काम की चीजें हैं भाई ये जो अभी करने वाले हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो समझ लीजिए, आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप बोलते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन वो जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग हो, उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। बोलो बेटा, तीनों है तो हाइड्रोजन। मैंने बोला था नीचे क्या लिखा जाएगा बेटा? नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखा जाएगा? मास। तो बोलिए एटॉमिक नंबर सेम है या नहीं है? है, लेकिन मास तो डिफरेंट है ना। मास, इसका 1 मास, इसका 2 मास, इसका 3। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे बेटा। क्या होंगे? आइसोटोप। तो द एलिमेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है ना, देखो तीनों हाइड्रोजन 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 है, एलिमेंट डिफरेंट नहीं है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोप्स बोलने वाले हैं। तो सीख गए एग्जांपल से। एक और एग्जांपल दूं तो चलिए, कार्बन 612 कार्बन 614, बताइए ये आइसोटोप है या नहीं है? तो बोलो पहले तो देखो सेम एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखो एटॉमिक नंबर सेम, बट मास अलग अलग है, इसका 12 इसका 14 मास अलग अलग है या नहीं है? तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। चलते हैं आइसोबार। आइसोबार से इसका रिवर्स होता है बेटा, उसमें क्या होगा? एटॉमिक मास तो होगा सेम लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा। तो बोलो एटॉमिक नंबर यदि डिफरेंट है तो वो एलिमेंट भी डिफरेंट होगा या नहीं होगा? दो एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर पे नहीं आ सकते। ठीक है, यहां पर एटॉमिक नंबर सेम था तो सेम एलिमेंट था, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, तो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? डिफरेंट एलिमेंट। तो जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम होता है, वो आइसोबार कहलाते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए, कार्बन 614 नाइट्रोजन 714, चेक करिए बेटा ये आइसोबार है या नहीं है? चेक करो खुद से। अरे सर एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है, तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए डिफरेंट, लेकिन मास इनका सेम है, तो ये आइसोबार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेता हूं। कैल्शियम 2040, पोटेशियम 1940, आर्गन 1840, बताइए डिफरेंट एलिमेंट है या नहीं है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते ही डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखिए एटॉमिक नंबर तो क्या है? डिफरेंट है। मास नंबर क्या है? सेम सेम सेम। तो क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोबार। समझ गए हैं? चलते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स, आइसोटोन का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। द एलिमेंट्स या एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर बेटा क्या हो? सेम, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोन कहलाएंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, क्या देते हैं बेटा? एग्जांपल। तो चलिए बेटा, कार्बन 614, ऑक्सीजन 816, बोलो खुद से सोचो, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग। एटॉमिक नंबर सेम है क्या? नहीं। मास नंबर सेम है क्या? नहीं। तो ना तो ये आइसोटोप ना ये आइसोबार। समझ गए? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे सर? मास में से नंबर माइनस करते थे। तो मास में से नंबर माइनस करो, तो 14 में से 6 गया बेटा 8।
16 में से 8 गया तो बेटा 8, तो बोलो ये क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स। क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोन। क्या कहलाएंगे? आइसोटोन। समझ गए हैं? चलिए बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो। इलेक्ट्रॉन समझ लेना आप बात ध्यान से, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, नियोन और Na+, समझो कैसे। पहले तो अपनी पीरियोडिक टेबल खोल कर बैठिए भैया आप अपने साथ, और पीरियोडिक टेबल में चेक करिए नियोन कौन से नंबर पे है। नियोन कौन से नंबर पे है? तो आपको पता चलेगा नियोन है 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे। तो बताओ, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होते हैं, उतने नंबर ही प्रोटॉन, और जिसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ नियोन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। कितने आएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। आए या नहीं आए? ठीक है। अब यह है सोडियम। सोडियम आता बेटा 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी पीछे पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। लॉस, आप समझो, सोडियम पे तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखा है। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 10 बच गए। कितने बच गए? 10। तो बोलो इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा? ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कुछ और एग्जांपल दूं आइसो इलेक्ट्रॉन के, चलिए देते हैं। O2- और N3-, बोलो ये आइसो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? O2- एंड N3-, ये आइसो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कैसे पता करें? ऑक्सीजन आती बेटा 8वें नंबर पे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। नाइट्रोजन आती बेटा 7वें नंबर पे, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन 2- का मतलब क्या है बेटा? जिसपे माइनस आ जाता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे, तो 7 + 3 कितने हो गए बेटा? 10। तो दोनों पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉन हुए। तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा, आर्गन और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक, आपको बताना अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कि ये आइसो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। यदि ये आइसो इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताएंगे आप, ये बताएंगे। ठीक है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यदि उनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ गया तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है, तो इसका मतलब 4 डेफिनेशन यहां से पढ़े हम। आइसोटोप का मतलब जल्दी जल्दी बता दीजिए। जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, वो होते हैं आइसोटोप। आइसोबार, जिनका एटॉमिक मास तो सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वो होते हैं आइसोबार। आइसोटोन, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। आई होप आप कर लेंगे इनको। तो चलिए बेटा, ये कुछ एक एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इनमें क्या क्या पता करना मैं आपको बता दूं। आपको इसमें बताना है एटॉमिक नंबर इसका कितना, इसके इलेक्ट्रॉन कितने, इसके प्रोटॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन कितने, सब कुछ बताना है। तो बताइए बेटा, एटॉमिक नंबर कितना इसका? 35। जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास कितना बेटा इसका? 80। जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। बताइए इसके पास प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते, तो 35। बोलिए इलेक्ट्रॉन कितने? जितने प्रोटॉन उतने इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 35। बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? मास में से प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया बेटा 5, 7 में से 3 गया 4, तो 45 न्यूट्रॉन है इसके पास। समझ गए? चलिए सेम एटॉमिक नंबर कितना बेटा इसके पास? 92। इसका मास कितना बेटा? यहाँ पर 238। ठीक है, बताइए प्रोटॉन कितने बेटा? यहाँ पर इसके 92। बोलिए इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? यहाँ पर जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन 92। जब तक इसमें प्लस माइनस चार्ज ना हो, ये तब तक की बात है। बताइए बेटा इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन, तो 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 146 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एटॉमिक मास को बेटा ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो एक्स ऊपर ए लिखा मिलेगा, नीचे जेड लिखा मिलेगा, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं।
इसमें से आपको आइसोटोन, आइसोबार, आइसो जो भी है वो छांटने हैं बस, ठीक है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आइसोटोप होते हैं। बताइए इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है या नहीं है? तो ये क्या हो गया बेटा, पेयर ऑफ आइसोटोप हुए या नहीं हुए? तो इन दोनों का भी तो एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, तो ये क्या हुए हमारे पास, आइसोटोप हुए। यस और नो? अब आइसोबार छांटो, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। मास किस किस का सेम है? देखो इसका और इसका मास सेम है, तो ये और ये आपस में क्या हुए बेटा, आइसोबार हुए। क्या हुए? आइसोबार। आइसोटोन क्या होते थे? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो देखो बेटा इसमें न्यूट्रॉन है 7, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 8 गया 8, 18 में से 8 गया 10, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 6 गया 8। तो देखो 8 न्यूट्रॉन इसके पास, 8 न्यूट्रॉन इसके पास, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, आइसोटोन्स हो गए हैं। छांट लेंगे अब इनमें आइसो इलेक्ट्रॉन छांट रहे हैं बेटा। लिथियम भाई तू कौन से, लिथियम पे प्लस लिख रहा हूं मैं, प्लस 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 प्लस। लिथियम कौन से नंबर पे आता है बेटा? तीसरे नंबर पे। तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, लेकिन इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम कौन से एटॉमिक नंबर पे आता है? 2 पे। कोई प्लस माइनस है? नहीं, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा नहीं हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। चलो ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती है बेटा? 8वें नंबर पे। एटॉमिक नंबर की लिस्ट आप याद कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसमें एलिमेंट के एटॉमिक नंबर चुटकियों में याद हो जाएं आपको, सभी एलिमेंट के, और सभी के सभी एलिमेंट भी चुटकियों में याद हो जाएं। इसके लिए जो ट्रिक है वो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं इस वीडियो में, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और देखिए वो वीडियो। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो बेटा इस पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11वें नंबर पे आता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बच गए 10, तो ये आपस में क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास वो है वैलेंसी। तो भाई ये टॉपिक तो मैं जितना इंपॉर्टेंट कहूँ, कितना मतलब क्या ही बोलूं मैं आपके, ये तो मतलब बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको करना जरूरी है। इवन 10th क्लास में चले जाइए आप, 11th 12th में, तब भी ये वैलेंसी बच्चों को तंग करती है यदि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी है। आज हम पढ़ते हैं वैलेंसी। तो आप सबको भी समझना है वैलेंसी का मतलब क्या है। देखिए एटम के पास डिफरेंट सेल्स होती हैं, के एल एम, ठीक है। पहली सेल में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं 2, अगली सेल में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं 8। पहले 20 एलिमेंट की यदि मैं बात करूं तो उसमें एम सेल में भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपके दिमाग में ये पजल जैसा चल रहा होगा कि सर 18 इलेक्ट्रॉन बोला गया था वहां पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एम सेल में हाल फिलहाल आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम पहले 20 एलिमेंट की बात करेंगे, तो 20 एलिमेंट में एम के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। आगे आ जाएगी हमारे पास बेटा एन, इस तरह से, ठीक है। ये तो दिमाग में डाल लो कि किसी भी एटम के अंदर के अंदर 2 सेल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 8, ठीक। अब एक बात सुनो, मान लो एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, लेकिन मेरे पास है इलेक्ट्रॉन 2, कितने हैं? 2। कमी कितने की है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉनों की, 6। तो उस टाइम पे क्या होगा? या तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो उस टाइम पे 2 कंडीशंस होती हैं बेटा। कितनी कंडीशंस होती हैं? 2 कंडीशंस। या तो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बेटा? गेन कर ले। 2 कंडीशंस होती हैं। अब उसको आपको यह देखना कि उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आसानी होगी या इलेक्ट्रॉन गेन करने में आसानी होगी। समझो, इसको करने कितने यहां पर? 8, लेने कितने पड़ेंगे? 6, देने कितने पड़ेंगे? 2। तो आसानी किसमें है? 2 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी है या 6 इलेक्ट्रॉन लेने में? तो क्या लग रहा है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी है, तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, देखना दूसरी कंडीशन पे समझा देता हूं आपको, चीजें बिल्कुल क्लियर करेंगे हम, कोई डाउट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मान लो एल में आएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब बताओ इसको इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी या इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी? बोलो सर इसको तो लेना तो पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, देने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी है, तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन लेगा,
ठीक है। तो यदि मैं 8 की बात करूं, 8 की, तो यदि आपके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 3, तो लॉस करने में आसानी होगी बेटा, लॉस करने में आसानी होगी, आसानी होगी। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है 5 6 7, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने में आसानी होगी, करने में आसानी होगी। अब 4 वालों का तो कुछ फंडा ही नहीं है, ठीक है, समझ गए हो आप। तो जो भी एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कितने करेगा या गेन कितने करेगा, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। अब हम बारी बारी चलते हैं। पहले बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की। कौन से नंबर पे आती है, पहले नंबर पे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। यहां पर लिखूंगा बेटा मैं वैलेंसी। तो बोलो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, करने कितने इसको बेटा, 2 करने हैं। इसकी तो छेड़ेगा नहीं ये, जिस सेल में उसके इलेक्ट्रॉन है ना उसी सेल की बात करनी, बाकी सेल की नहीं बात करनी। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो के में आएगा, के अंदर, तो यही बात हो जाएगी, यही निपटना है सब कुछ हमें। तो बोलो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले चाहे लॉस कर दे, तो इसकी तो वैलेंसी 1 होगी बेटा। क्या होगी वैलेंसी 1, कोई डाउट तो नहीं है। हीलियम पे आते हैं, हीलियम पे दूसरे नंबर पे आती है हीलियम। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब खुद से बोलो, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन और इसको 2 ही पूरे करने थे, तो बोलो इसको जरूरत है कोई इलेक्ट्रॉन की, नहीं। एक्स्ट्रा है इसके पास इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो क्या हीलियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ना। क्या हीलियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ना। बेचारी हीलियम ना लॉस करेगी ना गेन करेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। 2 चाहिए तो 2 ही हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा 0। क्या हो जाएगी, 0। समझ पा रहे हैं चीजों को सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। लिथियम आता बेटा तीसरे नंबर पे। बताओ पहली सेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। पहली सेल तो पूरी भरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दिक्कत है अगली सेल में, देखो अगली सेल में करने कितने हैं, 8 हैं, कितने, 1। 7 लेगा या 1 देगा, बताओ। 1 दे देगा ना आसानी से, अरे 7 कहां लेगा। तो इसकी वैलेंसी हुई बेटा 1, और वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। कौन सी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। तो चलिए बेटा बेरिलियम पे चलते हैं। बेरिलियम आता बेटा चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो बेटा पहली सेल में आ जाएंगे 2, अगली सेल में आ जाएंगे 2। तो बताओ 2 यहां पर करने कितने हैं, 8। तो बताइए 6 लेगा या 2 देगा, खुद से बोलो। आसानी किसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन देने में ना, 2 इलेक्ट्रॉन देने में। तो वैलेंसी हो जाएगी 2, और वो भी कौन सी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। तो चलिए मैं कुछ रैंडमली एग्जांपल लेता हूं। सोडियम बेटा, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, 2 8 1, ठीक है। तो बोलो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली वैलेंसी है इसकी। वैलेंसी तो 1 बोली जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। फ्लोरीन बेटा 9वें नंबर पे आता है। तो पहली सेल में 2, अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। बोले 7 हैं, करने कितने, 8। करने कितने, 8। 1 की कमी है सर, 1 लेने में आसानी होगी, तो अब की बार 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली वैलेंसी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली वैलेंसी। तो इस तरह से ये वैलेंसी है बेटा। आर्गन बेटा, आर्गन 18वें नंबर पे आता है, 2 8 8। बताओ ये भी पूरा भरा हुआ, देखो 2 2 8 8, और तीसरी भी 8 8, पूरा भरा हुआ है। तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा 0। क्या हो जाएगी वैलेंसी, यहां पर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हो। चलिए पोटेशियम की और बात कर लेते हैं बेटा, पोटेशियम। तो भाई पोटेशियम आता है 19वें नंबर पे। तो पहली सेल में 2, देखो 2 8 8 8 8, 2 8 8 16, और 2 18, और 1 19 आ गया, 19। तो बोलो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसे मतलब लॉस ही करना पड़ेगा, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लॉस ही करना पड़ेगा बेटा। तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा इसकी, 1, और वो भी कौन सी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली। तो वैलेंसी के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, 5 मिनट की वीडियो है। आप कैसे पता करें वैलेंसी एकदम से, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, 5 मिनट वाली वीडियो। तो इस तरह से आप किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी भी बात कर लेते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम की लास्ट सेल में
जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और उस लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। लास्ट सेल को बोलेंगे वैलेंस सेल, और लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहली सेल ये, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल, लास्ट सेल तो ये है ना सोडियम के लिए। तो सोडियम की लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक। आर्गन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्गन के कितने बेटा? 8। तीसरी सेल इसकी वैलेंस सेल है। हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बेचारी हाइड्रोजन, उसकी तो एक ही सेल है और वही वैलेंस है बेचारी, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो वैलेंस सेल का मतलब होता है आखिरी सेल, किसी एटम की आखिरी सेल को वैलेंस सेल बोलेंगे, और उस आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी सी और बात करें बेटा यहां पर। तो बोले हीलियम की तो वैलेंसी 0 है बेटा, लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली, तो बोले लिथियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो लिथियम +1 बना लेगा आसानी से। क्या बना लेगा बेटा? +1 बना लेगा। बोलो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा, तो बेरिलियम क्या बना लेगा बेटा? बेरिलियम 2+ आसानी से बना लेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा आसानी से, सोडियम क्या बना लेगा बेटा? Na+1 बना लेगा आसानी से। ठीक है, क्योंकि पीछे पढ़ के आए हम, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उनके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो सोडियम बोल रहा है कि मेरी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली है, तो मैं यदि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं तो मेरे पे Na+ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? Na+। और खुश होते हैं ये। खुद से सोचो, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये भी सेल पूरी भरी हुई है, ये भी सेल पूरी भरी हुई है, तो खुश हैं दोनों। खुश रे खुश, बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बेटा, है ना? समझ पा रहे हो इस चीज को? सर समझ पा रहे बिल्कुल। फ्लोरीन बताइए बेटा, फ्लोरीन 9वें नंबर पे आता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस आ जाता है, तो फ्लोरीन आसानी से -1 शो कर देगा। क्या शो कर देगा? आसानी से -1 शो करेगा। कौन? फ्लोरीन। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो जो एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन। अब वो एटम नहीं रह जाता, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैटायन बोलेंगे, कैटायन। और जिसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? फिर एनायन बोला जाता है, एनायन। तो बताइए, क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, थोड़ा सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन। क्लोरीन, 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 आपको बताना है क्लोरीन कैटायन बनाएगा या क्लोरीन एनायन बनाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17वां है, 17 एटॉमिक नंबर है। तो चलिए 30 सेकंड्स दिए मैंने आपको सोचने के लिए, करिए करिए करिए। वेरी गुड भाई, गला बैठ गया भाई, 1.25 घंटे के करीब हो गया लगभग बोलते हुए, लगातार कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। तो भाई क्लोरीन आता है बेटा 17वें नंबर पे। पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, अगली सेल में 7, तो 1 2 3, तीसरी सेल मतलब वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने करने होते हैं? 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा? गेन कर लेगा। गेन कर लेगा तो Cl पे आ जाएगा -1 चार्ज। तो क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा बेटा? आसानी से अनायन, एनायन फॉर्म करेगा। तो बताइए बेटा मैग्नीशियम क्या फॉर्म करेगा, और उस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस आएगा तो कितना? माइनस आएगा तो कितना? इफ एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, 12वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम। तो बात करें बेटा 2 8 2, दिस इज मैग्नीशियम। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने कितने? 8, कमी कितने की? 6। अरे 6 लेना तो बहुत मुश्किल बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान बात है। तो मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉनों को बोलेगा भाग जाओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा आसानी से। तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा बेटा? कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? कैटायन। आई होप आपको क्लियर है। चलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं अब। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। क्या आ गया है? एवरेज एटॉमिक मास क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। जैसे मैं कहूं बेटा हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप थे, 1H1, 1H2, 1H3।
बोले 3 आइसोटोप थे या नहीं, पीछे पढ़ के आए थे भाई आइसोटोप की वीडियो को दोबारा देखें और पीछे जाए आइसोटोप में, ये 3 आइसोटोप थे हाइड्रोजन के। अब यदि आपको कहीं पर हाइड्रोजन का मास कंसीडर करना है तो मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन का मास कितना लोगे, तो बोले आप 1 मास लोगे या 2 मास लोगे या 3 मास लोगे, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन का मास अलग अलग है। पहली वाली का एटॉमिक मास कितना है 1, दूसरे वाली का एटॉमिक मास 2, तीसरे वाली का एटॉमिक मास है 3। तो उसके लिए आपको सोल्व करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास वाला प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, और उसके लिए फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास के लिए निकालने का, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, देखो मास ऑफ आई मैंने आइसोटोप फर्स्ट मैंने पहला आइसोटोप का मास इनटू में उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस, एफ ए का मतलब है बेटा फ्रैक्शनल एबंडेंस। अब ये फ्रैक्शनल एबंडेंस का मतलब क्या होता है, वो प्रकृति के अंदर कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो प्रकृति के अंदर कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो कहलाती है उसकी एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितनी अमाउंट में पाया जाता है। जैसे 3 आइसोटोप है बेटा 1H1 1H2 1H3, ठीक, मान लीजिए इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.8, इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस 0.18, तो इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस होगी 0.02। सभी फ्रैक्शनल अबंडेंस का जोड़ 1 के इक्वल आना जरूरी है, चाहे चेक कर लीजिए 0.8 में 0.18 और 0.12 ऐड करना बेटा, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 11, ये तो 1.10 हो गया भाई, गड़बड़ हो गई, अरे रे 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 0.08 कर दो भाई, 0.08 चेक करना भैया, 8 और 2 10, 8 और 2 10, एक आ गया ना आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस का होता है कि मान लो आपसे कहें कि ये 80% पाया जाता है, 80%, ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस निकालिए, परसेंटेज से फ्रैक्शनल कैसे करें, मान लीजिए 80% है, उसका आपको फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल अबंडेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल अबंडेंस बेटा, ठीक है। 80% का फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे बनाना है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो बेटा, ठीक, तो फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा, आ गया 0.8, कितना आ गया 0.8। परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.8 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो डेसिमल ओपन होगी, 0 से 0 कैंसिल, तो 80% आ गया, ठीक। तो हमें फ्रैक्शन में चाहिए एबंडेंस, फ्रैक्शन का मतलब 1 में से कितना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना है। मान लीजिए आपके 100 में से 50 नंबर आ गए, 100 में से कितने नंबर आए, 50 नंबर, तो आपके फ्रैक्शन में बताइए कितने नंबर आए, 100 में से 50 आए तो इसको 100 से डिवाइड कर दो भाई, तो आपके फ्रैक्शन में आए 0.5 नंबर, कितने नंबर आए 0.5, समझ गए। आपके 100 में से 80 नंबर आ गए बेटा, तो फ्रैक्शन में कितने आए बेटा, 80 को 100 से डिवाइड कर दो, तो कितने आ गए 0.8। तो अब समझ गए फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब कितनी क्या है, कि वो 1 में से कितनी मात्रा में पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं भाई, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लूं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो चलिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास के लिए, कि नियोन के इस प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 20 है, एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 21 है, और एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना बेटा 22। उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस दे रखी है, ये पहले आइसोटोप की फ्रैक्शनल अबंडेंस है, ये दूसरे आइसोटोप की फ्रैक्शनल अबंडेंस है, ये तीसरे आइसोटोप की फ्रैक्शनल अबंडेंस है। तो आप इनको जोड़कर देखोगे इन तीनों अबंडेंसेस को, तो इनका जोड़ किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो निकालें पहले मास ऑफ पहला आइसोटोप, पहले आइसोटोप का मास कितना बेटा 20, तो 20 इंटू उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है 0.9051, 0.9051 प्लस मास ऑफ आइसोटोप सेकंड, दूसरे आइसोटोप का मास कितना बेटा 21 इंटू उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस, इस 21 वाले की फ्रैक्शनल अबंडेंस देखो कितनी है 0.0027, 0.0027 प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप, तीसरे आइसोटोप का मास कितना बेटा 22 इंटू में उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी बेटा 0.0922, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तीनों को, और आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो इस तरह से आंसर निकल के आएगा बेटा आपके पास 20.179, ये एवरेज एटॉमिक मास आ गया, नियोन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया। किसका आ गया बेटा, नियोन का एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको, एवरेज एटॉमिक मास के लिए उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस का आपको पता होना चाहिए, उनके आइसोटोप के अलग अलग का मास का पता होना चाहिए, आइसोटोप के रिस्पेक्टिव आइसोटोप की फ्रैक्शनल अबंडेंस को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस तरह से किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो, टेंशन मत लीजिए। उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस आपको दी होगी,
और उनका जो मास है वो दिया होगा, बस आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। चलिए बेटा लास्ट, नहीं अब की बार सच में बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर चल पड़ते हैं। तो चलिए बेटा लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मोलिकुलर मास की तरफ। ठीक है, अब आपको यदि एटॉमिक नंबर याद है ना बेटा, एटॉमिक नंबर, आप एटॉमिक नंबर से चुटकियों में भी मास निकालते। पहले 20 के लिए ट्रिक है भाई, ये पहले जो 20 एलिमेंट है बेटा, पहले 20 एलिमेंट उनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये टोटली ट्रिक है भाई, आप इसको सीरियस न लें, दिस इज ट्रिक। जैसे आपसे कहो कि ऑक्सीजन का मास बताओ डायरेक्ट कितना बेटा, भाई ऑक्सीजन का मास बताओ। देखो कितना आसान है, बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूं मैं, समझ लीजिए। पहले 20 एलिमेंट पे अप्लाई होगी ये। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती है बेटा? 8वें नंबर पे। 8 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर। पहले चेक करो ये ओड है या इवन है? इवन है ना, इवन नंबर है ना 8, तो इसका डबल कर दो बेटा। 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा 16। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आ गया बेटा वो कितना आ गया? 16 आ गया। बस ऐसे हलवा ट्रिक है भाई, ये हलवा बना देगा सब कुछ का। ठीक है, कतई जहर हो जाएगा, बिल्कुल जहर। ठीक है, अब तो आप बताइए बेटा नियोन का एटॉमिक मास, नियोन का बेटा एटॉमिक मास निकालना हमें। क्या निकालना? मास। तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 10। तो 10 ओड है या इवन है? इवन है ना, तो 10 का डबल कर दो तो बेटा 20। तो 20 एटॉमिक मास होता है किसका? नियोन का। ठीक है, कर देंगे। मैग्नीशियम का बताइए बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। 12 का डबल कर दीजिए क्योंकि इवन नंबर है ना 12, तो 12 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24। एटॉमिक मास कितना होता है? 24 ग्राम। ग्राम में ले लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन आती है 7वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर 7। लेकिन ये तो ओड है बेटा। क्या नंबर है? ओड। ओड के केस में क्या करना आपको? पहले तो इसका डबल कर दो, 7 दूनी 14, फिर उसमें 1 जोड़ दो तो 15। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा? 15 आ गया। क्या आ गया है? 15। ये सभी एटम के एटॉमिक मास निकाले क्योंकि ये भी एटम है। ठीक है, एटम के एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक की वीडियो मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए और आपको एटॉमिक नंबर 5 मिनट में याद हो जाएंगे, 118 के 118 एलिमेंट्स के। ठीक है, और एक और वीडियो ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, जिसमें होगा सभी एलिमेंट को कैसे याद करें, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां पर ये कैसे याद करें, उसके लिए भी वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, आप 10 मिनट में सीख जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। तो उससे पहले आप बताइए मेरे पास सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एक ओड नंबर है, तो 11 का डबल करो बेटा 22, उसमें 1 जोड़ दो 23। ठीक, तो कहने की जो ट्रिक है वो ये है, किसी का आपको यदि सिंपल एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपली यदि निकालना है आपको उसका एटॉमिक मास, तो उसके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल। यदि वो इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर यदि बेटा इवन है तो सीधा डबल कर दो। जैसे 8 का डबल 16, 10 का डबल 20, 12 का डबल 24। यदि उनका एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है, जैसे 7 आ गया, 11 आ गया एटॉमिक नंबर, तो ओड में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। कैल्शियम बेटा 20 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 40। क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 40। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। लिथियम बेटा 3रे नंबर पे आता है, 3रे पे। 3 तो ओड है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा बेटा 7। क्या हो जाएगा एटॉमिक मास? 7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर मास का मतलब क्या है बेटा? मोलिकुलर मास का मतलब तो समझिए, जब अकेला एलिमेंट लिख रखा हो तो वो तो है एटम। मोलिक्यूल होते हैं बेटा, मोलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जो एटम से मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं मोलिक्यूल्स। तो जैसे पानी है बेटा, पानी H2O, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, है ना। 2 हाइड्रोजन है पानी के अंदर, फॉर्मूला होता है H2O पानी का। 2 इसके अंदर हाइड्रोजन है और 1 क्या है बेटा? इसके अंदर ऑक्सीजन है। और आपसे पूछ ले इसका मोलिकुलर मास निकालो, मोलिकुलर मास, तो कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप हमेशा 1 कंसीडर करोगे, उसमें डबल ट्रिपल वाला चक्कर नहीं है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो इस हाइड्रोजन का मास बेटा 1, इस हाइड्रोजन का मास बेटा 1। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आती है, 8 का डबल 16 होता है, तो 16। तो अरे क्या हो रहा है, दिमाग कहां गया सेम तेरा? 16 और 2 18। तो पानी का मोलिकुलर मास 18 होता है। ठीक, मोलिकुलर मास 18। तो बेटा जल्दी से CO2 का मोलर मास निकाल के बता दीजिए मेरे को। बताइए CO2 का मोलर मास, CO2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? बताइए।
CO2 में कौन कौन है बेटा? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन है या नहीं है? है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, 8 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 16। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, 8 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 16। 16 16 32 और 12 क्या हो जाएगा बेटा? 44 ग्राम। तो CO2 का मास कितना होता है बेटा? 44 ग्राम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। NH3 बेटा, अमोनिया का मोलर मास बताइए, मोलिकुलर मास बताइए क्या होता है? अमोनिया होती है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आती है, 7 तो ओड नंबर है, इसका डबल करो 14, 14 में एक ऐड जोड़ दो बेटा 15। हाइड्रोजन का 1 कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, तो 15 और 3 क्या हो जाएगा बेटा? 18 ग्राम। तो अमोनिया का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो आपको बेटा कमेंट में बताना है H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है। तो ये इसका आंसर देखते हैं भाई, आप में से जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट नहीं करेगा। H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है? ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए छोटा सा टॉपिक और करवा दूं मैं आपको। ठीक है भाई, मैं NTSC की भी तैयारी करवाने हैं साथ में, तो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक भी आपको करने पड़ सकते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट में, ये चुटकियों में हुआ बस। मास परसेंटेज बेटा, मास परसेंटेज। जैसे पानी में पूछ ले आपसे हाइड्रोजन की मास परसेंटेज बताओ कितनी है? किसकी? हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कितनी है? तो बोलो। पानी का मोलिकुलर मास होता है बेटा 18। और इस पानी में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कैसे निकलेगी? हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। टोटल मास कितना है? 18, और इनटू में क्या कर दो बेटा? 100। बस आ गया आंसर, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। काट लेना भाई, 2 में 18, तो 100/9 परसेंटेज है। 100/9 परसेंटेज हाइड्रोजन की। तो बेटा ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना पानी में? ऑक्सीजन का मास परसेंटेज तो बताइए बेटा, टोटल मास कितना पानी का? टोटल मास कितना है? 18। कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का मास इसमें कितना है? एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16/18 इंटू में 100 हो जाएगा। ये आंसर आ गया बेटा। क्या आ गया? ये आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज आप उसके फॉर्मूले में निकाल सकते हो। जैसे बेटा एक और एग्जांपल दूं मैं आपको जल्दी से CO2। ठीक, CO2 का मोलिकुलर मास अभी निकाल कर आए बेटा, 44 ग्राम होता है। तो इसमें कार्बन की मास परसेंटेज निकालिए बेटा। किसकी मास परसेंटेज निकालिए? कार्बन की मास परसेंटेज। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक कार्बन है ना इसमें, तो 12। टोटल मास कितना? 44। तो इनटू में क्या आ गया बेटा? 100। तो ये कार्बन की मास परसेंटेज आ गई। कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालो बेटा, ऑक्सीजन की इसमें मास परसेंटेज। तो इसमें तो 2 ऑक्सीजन है ना, 2, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 16 32 डिवाइड बाय बेटा 44। टोटल मास आ जाएगा ना, डिवाइड बाय, इनटू में आ जाएगा 100। तो ये ऑक्सीजन की मास परसेंटेज आ गई। ठीक, तो किसी की भी मास परसेंटेज आपको निकालनी है तो क्या आ जाएगा? उसका मास उस मॉलिक्यूल में कितना, डिवाइड बाय टोटल मास, और इनटू में बेटा क्या हो जाएगा? 100। इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? 100। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसका मास परसेंटेज, किसी रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका मास मतलब एक एलिमेंट का नहीं लेना, जितने एलिमेंट उसके अंदर हैं, ठीक है, उनका। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है वो यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए भाई मेरा गला बैठ गया है। आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हो, शेयर करिए बेटा। हम यहाँ पर इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं देखिए आप सबके लिए, तो आप भी, हम आपके जो दोस्त हैं या जो रिलेटिव्स हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और इससे हमारा भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। भाई आपको पता ही है भाई, यूट्यूब पे शेयर करने का तो हमें क्या बेनिफिट होगा इस बात का तो सभी को पता है। तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्कूल वाले बच्चों के साथ शेयर करें। ठीक है, खुद देखें वीडियो, कोई डाउट है कमेंट में बताया करें आप लोग, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनके कमेंट किया करें आप थोड़े बहुत, और वीडियो पसंद आए तो क्या करें, लाइक भी करें वीडियो को। ठीक, तो इस एंटायर चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या क्या सीखा। शुरू में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सीखी हमने, किस पे कितना चार्ज होता है, किसका कितना मास होता है, हमने वो सीखा। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, उसके बारे में जानने के लिए हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े। जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा हमने, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा हमने, नील्स बोर बोहर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा। फिर जाना कि सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिर जाना कि डिफरेंट सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो सब हमने पहचाना। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं वो बता सकते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने जाना। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हमने जाना। हमने एवरेज एटॉमिक मास के बाद मोलिकुलर मास के बारे में हमने जाना, कैटायन के बारे में जाना, एनायन के बारे में जाना। हमने जाना कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइनली हमने जाना मास परसेंटेज क्या होती है, मोलिकुलर मास क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ और बने रहेंगे द 10 क्लासेस के साथ। थैंक यू।